हेलो एवरीवन, हम लोग शुरू करते हैं आज बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी जो कि है फेनोमेनोलॉजी। और इसमें आप बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, बहुत कुछ नया सीखेंगे और मैं कह सकती हूँ आपको बहुत ही मज़ा आएगा। रियली बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर होगा। फेनोमेनोलॉजी एक बहुत ही ऐसा ब्रांच है जिसमें हम बहुत अगर नहीं समझते हैं तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है क्वेश्चंस के रॉन्ग होने की, क्योंकि इसमें इतने ज़्यादा टर्म यूज़ हुए होते हैं, इतना ज़्यादा अगर आपको समझ में नहीं आता है तो मीनिंग बिल्कुल चेंज हो जाता है और इसमें बहुत ही अंदर से क्वेश्चंस आते हैं। तो इसलिए आपको बहुत अच्छे से फेनोमेनोलॉजी को समझना है और अगर आप लेक्चर को अच्छे से देखेंगे तो इसके बाद आपको फेनोमेनोलॉजी से ऑलरेडी इतना इंटरेस्ट आपका इंक्रीज़ होगा कि आप सोचेंगे अगर किसी को बताना है तो मैं फेनोमेनोलॉजी ही बताऊंगा या बताऊंगी जो भी है। तो फेनोमेनोलॉजी बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर रहने वाला है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी रहेगा, क्योंकि ये कुछ ऐसे पर्सपेक्टिव हैं जिन पे हम ज़्यादा काम नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, इसके थोड़ी सी आइडिया रहता है, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद हमको लगता है कि चलो ठीक है काम हो गया। तो वो काम नहीं अब चलेगा। अब आपको डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ आपको बहुत ही अच्छे से समझना है और इसीलिए मैंने कोशिश की जितना भी फेनोमेनोलॉजी में है उसको एक पास लाकर बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करें और रियली आपको बहुत ही मज़ा आएगा जब आप देखेंगे कि ये तो बहुत ही सिंपल था, इसमें तो कुछ था ही नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग फेनोमेनोलॉजी। और फेनोमेनोलॉजी को जानने से पहले हम लोग जानते हैं इस पर किसने किसने काम किया है और किनका किनका काम ज़्यादा पूछा जाता है। तो बहुत ज़्यादा लोग हैं नहीं, इसमें बहुत ही कम लोग हैं जिनको हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो बहुत ही कम टाइम में हम बहुत अच्छे से कवर कर लेंगे फेनोमेनोलॉजी को। ठीक है, तो पहले हमने यहाँ पे मेंशन किया है फेनोमेनोलॉजी में हम किसको किसको देखते हैं। ज़्यादातर हम लोग हसरल, शूट्स और सांतेना और पीटर बर्जर और लकमन, इतने लोगों का काम है जिनको हम लोग ज़्यादा अच्छे से पढ़ते हैं। तो इसमें जब हम शुरू करेंगे तो हम इसमें सभी को कवर नहीं करेंगे, लेकिन क्योंकि जो इम्पॉर्टेंट है उनको हम ज़रूर करेंगे, जिनकी टर्मोलॉजी आती रहती है यूजीसी नेट वगैरह में। और कई बार ऐसा रहता है कि इनके टर्म्स में ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा किसका है, और बहुत सारे टर्म्स हैं। आप देखेंगे एक एक नंबर आपका इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर सकता है। मीनिंग पूछता है, टर्म पूछता है, तो उसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है इनका है या फिर इनका है, ये तो समझ जाते हैं फेनोमेनोलॉजी का है, लेकिन उसके अंदर किसने दिया ये कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो वो सारे ही कन्फ्यूज़न आज आपके दूर होंगे और इसमें जो भी इतनी डिफ़िकल्ट टर्मिनोलॉजी है उसका मीनिंग बहुत ही सिंपल से आप आसानी से समझ सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जब हम बात करते हैं फेनोमेनोलॉजी की, तो इसमें दो चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। इसकी क्या है, दो धाराएं हैं। ठीक है, दो धाराएं हैं और इसमें एक है यूरोप की और एक है अमेरिका की। क्लियर, दो धाराएं हैं फेनोमेनोलॉजी में। तो यूरोप को जब हम इसमें देखेंगे तो इसमें कौन कौन आएगा, इसमें आते हैं हसरल और शूट्स, और जो अमेरिका वाली धारा है उसमें आते हैं सांतेना। ठीक है, तो जो सांतेना है इनको हम ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा पूछा नहीं जाता है और इनको इसलिए इनका जो थ्योरी था वो हालांकि अमेरिका से ही ये डेवलप हुआ, लेकिन वहाँ पे इनकी जो आइडिया थे उसको बहुत ज़्यादा ब्रॉड लेवल पे नहीं आगे बढ़ाया गया। तो जहाँ से काम शुरू हुआ वहीं पे जब उनके किसी की भी थ्योरी को जब आगे नहीं बढ़ाया जाता है, जैसे होता है ना जब घर में ही बच्चे को आप आगे नहीं प्रमोट करेंगे तो फिर वो दब जाता है, तो कुछ ऐसे ही हुआ, वहीं से डेवलप हुआ और उसके बाद वहीं जो ये था इनकी आइडिया को या सिद्धांत को आगे नहीं बढ़ाया गया। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं रहा, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी कुछ जो इम्पॉर्टेंट है वो हम डिस्कस कर देते हैं। जैसे इनकी बुक है स्केप्टिसिज्म एंड एनिमल फेथ। तो ये बुक इनकी पूछी जा सकती है एग्ज़ाम में और अभी तक कहीं भी नहीं पूछी गई है, तो इस पर्सपेक्टिव में ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाती है स्केप्टिसिज्म एंड एनिमल फेथ। और इन्होंने जो कहा है, एक जो मेन चीज़ इन्होंने कही वो ये कहा है कि जब भी किसी घटना का हम अध्ययन करें तो उससे पहले हमें घटनाओं के सार को समझना आवश्यक है, यानी एसेंस को हमें पता होना चाहिए
इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो इतना बहुत काफ़ी है। अगर आप इतना भी याद रखेंगे तो आप डिफरेंस कर पाएंगे कि इनका मेन क्या था। इनकी बुक जो थी स्केप्टिसिज्म एंड एनिमल फेथ थी, और इसमें घटनाओं के कहते हैं घटनाओं को समझने से पहले अगर हम उसके सार को समझ लेंगे तो हमें वो उसके पीछे जितने भी छुपे कारण होंगे वो आसानी से समझ में आएगा, यानी घटनाओं की रियलिटी हमें अच्छे से समझ में आएगी। और इसमें ये संदेह की बात करते हैं क्योंकि इनकी बुक ही है स्केप्टिसिज्म एंड एनिमल फेथ, तो इसमें वो संदेह क्रिएट करने की बात करते हैं, उसकी बात करते हैं, संदेहवाद की बात करते हैं। जब हम किसी चीज़ को संदेह के साथ देखते हैं तो हमें अच्छे से वो चीज़ समझ में आती है और हम फिर और कोशिश करते हैं कि उसके कॉजेज़, उसके पीछे जो भी रियलिटी छुपी है उसको हम जानें। तो किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको ऐसा दिखता है कि उसमें संदेह निकल के आ रहा है, या फिर इनकी बुक ही पूछ ले, या पूछ ले कौन घटनाओं से पहले घटनाओं के सार को समझना चाहता है, तो वो आपका आंसर हो जाएगा संत्यानंद। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये देखा, और इनको हम नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा, और इतना ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था तो वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। उसके बाद जब हम बात करेंगे हसरेल और सूट्स की, तो इन लोगों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि इन लोगों का काम बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और मेन यही है, तो इनके काम को हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम जब बात करेंगे फिनोमेनोलॉजी की, तो ये जो शब्द है फिनोमेनोलॉजी, जो शब्द है वो इंग्लिश भाषा का जो शब्द है फेनोमेनन, ठीक है, वो यूनानी भाषा से लिया गया है और इसका मतलब सीधा क्या होता है, प्रकट दर्शन होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, प्रकट दर्शन। अब आपको समझ में आ रहा है कि जब इसका मतलब है प्रकट दर्शन, तो फेनोमेनोलॉजी का मतलब भी प्रकट दर्शन से ही होगा। इस प्रकट दर्शन को हम कैसे प्राप्त करेंगे, तो इसमें हर्शल ने कहा कि इसको हम अपने दैनिक अनुभव के आधार पर इंद्रियों से प्राप्त करेंगे। तो मेन क्या हो गया, हम इस प्रकट दर्शन को कैसे जानेंगे, अपने अनुभव के आधार पर और इंद्रियों के आधार पर इसको जानने की कोशिश करेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया, जो फेनोमेनोलॉजी है वो किस पे बात करेगी, सब्जेक्टिविटी यानी व्यक्तिवादिता पे ज़्यादा फोकस करती है वो। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जो फेनोमेनोलॉजी है वो किस पे फोकस करती है, व्यक्तिवाद। अब व्यक्तिवाद पे इसलिए फोकस करती है क्योंकि व्यक्ति क्या सोचता है, उसका किसी भी चीज़ के पीछे क्या अनुभव रहा, इससे वो ज़्यादा सीखता है। ये किसने कहा, हर्शल ने। और सूट्स का जो आइडिया है फेनोमेनोलॉजी में, वो लोग यही कहते हैं कि जो भी चीज़ हमको सीखनी है समाज में रहकर, वो हम अपने अनुभव के आधार पे सीखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कोई छोटा बच्चा होता है तो वो उसको खेलने के लिए छोड़ दिया जाता है। जब वो कहीं गर्म चीज़ के पास जाता है या उसने छू लिया, तो उसको पता चला कि मुझे इसे नहीं टच करना है, ये बहुत गर्म है, इससे मेरा हाथ जल जाएगा। तो उसने कैसे सीखा, अपने प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर सीखा कि मुझे ये नहीं करना है, फिर फ्यूचर में वो नहीं करेगा। तो उसका जो सेल्फ डेवलप हुआ वो कैसे डेवलप हुआ, वो प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर डेवलप हुआ। तो फेनोमेनोलॉजी यही कहती है हमें जो भी सामाजिक जीवन का अध्ययन करना है उसमें हमें प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर सीखना है, और ये प्रत्यक्ष अनुभव जो भी होंगे हमारे मस्तिष्क में सेट हो जाते हैं कि ऐसा हम पिछली बार हमने किया था तो हमारे साथ ऐसा हुआ था, तो अब हम ये नहीं करेंगे। जैसे हम यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो और मान लीजिए जस्ट अ मिनट, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंट। तो हम लोग बात कर रहे थे कि जैसे किसी को यूपीएससी का एग्ज़ाम देना है तो वो क्या करता है, लोग बोलते हैं अरे नहीं देना, बहुत टफ है। कोई कहता नहीं बहुत ही सिंपल है, सिस्टमेटिक, बस एनसीईआरटी वगैरह पढ़ लो और टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लो, हो जाएगा, ये लोग कहते हैं। लेकिन आपको क्या जानना है, अगर आपको जानना है वास्तविकता क्या है, एक्चुअल में इस यूपीएससी एग्ज़ाम की रियलिटी क्या है, अगर आपको ये जानना है तो आपको क्या करना पड़ेगा,
आपको प्रत्यक्ष अनुभव करना पड़ेगा, यानी एग्ज़ाम में बैठना पड़ेगा इंद्रियों के द्वारा, और साथ ही साथ मानसिक प्रक्रियाओं को भी यूज़ करना पड़ेगा। मानसिक प्रक्रियाओं के द्वारा आप क्या करेंगे, इस रियलिटी का पता लगाने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसकी रियलिटी है क्या वाकई में ये इतना टफ है, या ये बहुत ही सिस्टमेटिक वे में अगर हम स्टडी करेंगे तो ये निकल सकता है। ये कैसे पता चलेगा, आपको आपके अनुभव के आधार पे पता चलेगा। समाज में अगर कोई भी यथार्थ है उसको डायरेक्ट हम नहीं समझ सकते हैं, प्रत्यक्ष रूप से हमको जो दिखता है वो सच नहीं होता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें अपनी इंद्रियों से उसको अनुभव करना पड़ेगा, और अनुभव के आधार पे हमारी जो भी मानसिक प्रक्रियाएं बनेंगी उनके आधार पे हम उसको देखेंगे कि रियलिटी क्या है। तो हम इस रियलिटी का जब पता लगाने की कोशिश करते हैं, यही फिनोमेनोलॉजी है। ये कहता है कि वास्तविकता क्या है उसको जानो अपने प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर। क्लियर हो गया। तो हमें, जैसे कि अब हम असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम का एग्जाम्पल है, लोग बोलते हैं कि सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर लगा लो और थोड़ा सा ये बुक्स पढ़ लो, हो जाएगा। लेकिन आपको ये, जब तक आप एग्ज़ाम में नहीं बैठते हैं तब तक ये सारी चीज़ें लगती हैं। आपको इस एग्ज़ाम की रियलिटी जानना है तो आपको पता चलेगा सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर्स को लगाने से एग्ज़ाम नहीं होगा। अब एग्ज़ाम का लेवल काफ़ी डिफरेंट हो चुका है, आपको बहुत ही डीप अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद ही बहुत सारे सोर्सेज यूज़ करने पड़ेंगे, तब जाके आप कहीं उस एग्ज़ाम में बैठने के लायक होगे। तो आप अपने प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर, जब तक वो बच्चा उस ग्लास को, गर्म ग्लास को टच नहीं करेगा, उसको नहीं पता चलेगा कि हमें इसको छूने से हमें दिक्कत होगी। तो ये कौन बताता है, उसकी इंद्रियां बताती हैं। किसी भी चीज़ को छूने से, किसी भी चीज़ को स्मेल करने से, टेस्ट करने से ही उसको पता चलेगा इसकी वास्तविकता क्या है। तो ये क्लियर हो गया। तो फिनोमेनोलॉजी कहती है कि जो भी चीज़ें पहले से आपको बताई गई हैं, जैसे कोई भी चीज़ है उसको जैसे का तैसा आपको स्वीकार नहीं करना है। क्यों? आपको अपने प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर इस यथार्थ को जानना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है हर चीज़ के पीछे कि ये है क्या। जब तक आप ये नहीं करेंगे तब तक आपको समाज की वास्तविकता नहीं पता चलेगी। और ये कैसे होगा? आपकी इंद्रियों के आधार पे आपकी जो मेंटल प्रोसेस बनेगी, और वो कैसे बनेगी? आपके अनुभव के आधार पे बनेगी, फिर वो आपको बताएगी कि आपको ऐसा नहीं करना है। तो फिनोमेनोलॉजी कहती है कि व्यक्ति को वास्तविकता का पता लगाने के लिए इन 3 चीज़ों का यूज़ करना पड़ेगा, और तभी हमको ये रियलिटी पता चलेगी, और इसका पता करना ही फिनोमेनोलॉजी का आग्रह है, वो ये कहता है। ठीक है, तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब हम अगर आपको एग्जांपल दें, फॉर एग्जांपल आप हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, साथ में आपने किताब भी खोल के रखी है और आप मैच कर रहे हैं कि मैं सही पढ़ा रही हूँ या नहीं पढ़ा रही हूँ, सही कुछ भी। कोई एक व्यक्ति आता है आपके सामने और पूछता है, ये जो मैंने आपको बताया ना, व्हाट इज़ इट, ये उसने पूछा कि ये क्या है। उसने आपसे पूछा कि ये क्या है। आप सोचोगे अजीब है, हम लेक्चर भी सुन रहे हैं, किताब भी खोल के रखे हैं, पढ़ भी रहे हैं, और फिर भी पूछ रहा है ये क्या है, क्या इसको समझ में नहीं आ रहा, हम पढ़ाई कर रहे हैं। तो वो जो भी फिनोमेनोलॉजिस्ट हैं वो कहते हैं हर व्यक्ति को हमें एक स्ट्रेंजर की तरह देखना चाहिए, एक अजनबी की तरह देखना चाहिए। तो ये भी पूछा जाता है कि इसमें किसने स्ट्रेंजर की बात करी, तो ये भी क्वेश्चन आता है। तो हम जब किसी भी चीज़ को, अभी ये आपको क्वेश्चन अटपटा लगेगा, जो सामने वाला व्यक्ति ने पूछा कि आप ये क्या कर रहे हो, किसका लेक्चर देख रहे हो, ये क्या है, तो उसको ये समझ, आप सोचेंगे इसको समझ में नहीं है ना कि हम ज्ञान प्राप्त करने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं या बुक पढ़ रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं। लेकिन आगे अगर आप सोचो, यही व्यक्ति जो है वो अंतरिक्ष से आया हुआ है या किसी दूसरे उससे आया हुआ है, उसको पता ही नहीं है कि बुक पढ़ने का मतलब क्या होता है, तब आप बहुत ही कंसर्न होगे, उसको बहुत अच्छे से बताएंगे, देखो बुक को पढ़ेंगे तो नॉलेज होगा, इससे पढ़ेंगे तो जॉब मिलेगी, हमें पता चलेगा फिनोमेनोलॉजी क्या है, और हमें ये हमारा नॉलेज इन्हेंस होगा। और हम ये भी इनकी वीडियो से देख रहे हैं कि ये सही पढ़ा रही हैं या गलत पढ़ा रही हैं, हम ये भी देख रहे हैं इन्होंने कहाँ पे, कुछ लोग तो इसलिए भी देख लेते हैं कि कहाँ पे ये गलत बोल रही हैं, चलो हम उसको कमेंट करें ऐसे करके। तो ये अच्छी चीज़ है, आपको ऐसे देखेंगे तो आपका नॉलेज इन्हेंस
होगा। तो यही बोलते हैं कि हमें हर चीज़ को संदेह की दृष्टि से देखना चाहिए। हमें किसी को जैसे का तैसा स्वीकार नहीं करना है कि मैंने बोल दिया तो सही, आपको भी क्रॉस चेक करना है फिनोमेनोलॉजी के अकॉर्डिंग। तो इससे क्या होगा, आपका नॉलेज इन्हेंस होगा। तो अब आप इस व्यक्ति को जो अंतरिक्ष से आया हुआ था उसको सारी चीज़ें बताएंगे कि एक तो हम इनको चेक कर रहे हैं, दूसरा हम फिनोमेनोलॉजी को समझ रहे हैं, तीसरा हम किताब से मैच कर रहे हैं, और चौथा हमारा अगर फिनोमेनोलॉजी क्लियर हो जाएगा तो हमारा एग्ज़ाम में आने वाले कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, और इससे हम किसी भी सामने वाले व्यक्ति को बहुत अच्छे से बता पाएंगे फिनोमेनोलॉजी क्या है। तो अब इस व्यक्ति को ये जो आप बुक पढ़ रहे थे उसकी रियलिटी पता चल गई कि अच्छा इसलिए किताब पढ़ने से या लेक्चर देखने से ये बेनिफिट होता है। तो क्लियर हो गया, एक तो ये हो गया। तो इन्होंने कहा, फिनोमेनोलॉजिस्ट ने, हमें हर चीज़ को इस अंतरिक्ष से आए हुए व्यक्ति की तरह देखना चाहिए। समाज में जितनी भी जो भी वस्तुएं हैं उनको हमने जो भी सीखा है, जैसे हमको पता चला कि ये वस्त्र हैं, इसको पहनना चाहिए, तो ये किसने हमको बताया, ये समाज ने हमको बताया है। तो समाज ने हमको बताया, जैसे होली दिवाली हम सब लोग जो मनाते हैं वो सब किसने सिखाया, समाज ने सिखाया। आप कपड़े पहनते हो, जूते पहनते हो, वॉच बांधते हो, सब कुछ करते हो, तो ये किसने बताया, ये सब सोसाइटी ने आपको बताया है कि ऐसा ऐसा होना चाहिए। वो चीज़ें आप करते हो, सीख के आए हो। तो फिनोमेनोलॉजी कहता है हमको इसको जैसे का तैसा नहीं एक्सेप्ट करना है, हमको हर चीज़ को आलोचनात्मक पर्सपेक्टिव में देखना है कि क्या करना है, कि ये सही है या नहीं। हमको हर चीज़ में ये देखना है, जो सही होगा हम उसको करेंगे। तो ये कहते हैं, ये तो समाज ने बता दिया कि कपड़े पहनो, लेकिन हमें देखना है कपड़े पहनने से बेनिफिट क्या होता है, कि हाँ ठीक है धूल वगैरह नहीं आएगी, हम अच्छे दिखेंगे और हमारे लिए ये बेनिफिट है, तो हम क्या करेंगे, उसको करेंगे। और ये हम फेस्टिवल्स क्यों मनाते हैं, ठीक है, सामूहिकता आती है इसमें, इस चीज़ को हम अपने अनुभव के आधार पर देखेंगे। रिचुअल्स हमारे जो है, बिलीफ जो है, उसमें हमारा क्या होता है, भरोसा और इंक्रीज़ होता है, बढ़ता है। तो हम लोगों से इंटरेक्ट करते हैं तो हम और कुछ भी सीखते हैं, जैसे जनरलाइज्ड अदर में होता है, वैसे ही इन्होंने कहा हमें इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो ये चीज़ें होनी चाहिए, हम तब एक्सेप्ट करेंगे जब मेरा अनुभव बताएगा कि ये चीज़ें सही है। हम नहीं ऐसे मान लेंगे कि ऐसा होता है। जैसे हम एक एग्जाम्पल, आपको बहुत बेस्ट एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे क्या है, पहले टाइम से क्या बताया गया, जो स्त्री है उसको हमेशा से क्या बताया गया, गैर बराबरी का दर्जा दिया गया है, ठीक है, पहले से ही। आप इसकी रियलिटी क्या है, अगर ये पता करो इसकी रियलिटी क्या है, तो क्या स्त्री को गैर बराबरी का दर्जा देना चाहिए। आप देखो, फिनोमेनोलॉजी कहती है कि आप खुद सोचो, अपने प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर देखो कि स्त्री क्या इसलिए बनी है कि उसको गैर बराबरी दो, उसको कोई बराबरी का हक नहीं है। ये कब था, पहले ऐसा बताया गया था। फिनोमेनोलॉजी ने क्या कहा, इसको जैसे का तैसा मत देखो, अगर वैसे देखोगे तो आज भी इस स्त्री को गैर बराबरी का दर्जा दिया जाएगा। तो इन्होंने कहा, फिनोमेनोलॉजिस्ट ने, कि ठीक है चलो ये बात समझ में आती है कि स्त्री क्या करेगी, प्रजनन करेगी, क्योंकि पुरुष नहीं कर सकता है, तो ठीक है ये करेगी। लेकिन ये किसने कहा कि जो भी बच्चा होगा उसका पालन पोषण भी स्त्री करेगी। ये किसने कहा, ये क्या है, ये किसने कहा, इसको पता लगाओ कि पालन पोषण भी स्त्री करेगी, क्या पुरुष नहीं कर सकता पालन पोषण। तो ये टेंडेंसी पहले से बना दी गई। अब फिनोमेनोलॉजी के आधार पे हमको ऐसा नहीं मानना है और हमें स्त्री को एक बराबरी का दर्जा देना। जो काम वो नहीं कर सकती, प्रजनन की तो समझ में आ रही, लेकिन उसका पालन पोषण पुरुष भी कर सकता है। तो ये पहले से बना दिया गया कि ऐसा है, तो इस वजह से वो चला आ रहा है। तो फिनोमेनोलॉजी ने कहा हमको उससे चलाना नहीं है, जो सच है हमें उसे लागू करना है। एक दूसरा एग्जाम्पल भी हो सकता है, जैसे जो दलितों का जो स्टेटस रहा, तो क्या दलित पहले से ही ऐसे पैदा हुए थे कि वो नीचे ही रहेंगे। आप सोच के देखो कि क्यों ऐसा है। तो फिनोमेनोलॉजी कहती है हर चीज़ के पीछे कारण देखो। ये जो दोनों मैंने एग्जाम्पल दिए, तो आप सोचो वाई, ये किसने बना दिया, किसने कहा कि दलित नीचे ही रहेंगे हमेशा से। जो भी टेंडेंसी चली आ रही है उसको हमें एज इट इज़ नहीं एक्सेप्ट करना है। हमें जो भी देखना है अपने डायरेक्ट अनुभव के आधार पर देखना है, हमको किसी की बात नहीं माननी है। हम यथार्थ का पता लगाएंगे, जो रियलिटी है उसका पता लगाएंगे। वो कौन बताएगा, हमारी इंद्रियां, हमारा अनुभव, हमारी मेंटल प्रोसेस हमको बताएगी, क्योंकि जिसके पास दिमाग नहीं होगा वो कैसे समझेगा। तो ये सब हमें हमारा दिमाग बताता है कि ऐसा नहीं है। तो वही वो कहते हैं दलितों का स्टेटस ऐसा क्यों रहा, कभी आप सोच के देखो और उसको कारण जो है, अगर सच है तो मानो और अगर सच नहीं है तो नहीं मानो। सच कैसे पता चलेगा, इन आपको इन मेंटल प्रोसेस के थ्रू पता चलेगा।
तो अब आपको समझ में आया होगा फेनोमेनोलॉजी क्या कहती है। हमें इन वास्तविकताओं का पता लगाना है, और वो कैसे लगाएंगे हम वास्तविकता का पता? इन प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पे, इंद्रियों के आधार पे और मानसिक जो प्रोसेस है इनके आधार पे हम इनका पता लगाएंगे। और ये फेनोमेनोलॉजी कहती है इन्हीं वास्तविकताओं का अध्ययन करना ही इसका सार है, और किसी भी चीज़ को एज इट इज़ एक्सेप्ट नहीं करना है। तो ये हमारा फेनोमेनोलॉजी का मतलब था, जो हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देकर आपको समझाने की कोशिश की, और मुझे लगता है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। इतने एग्जाम्पल में से आपको जो भी एग्जाम्पल अच्छा लगे वो हमेशा के लिए लर्न कर लेना। किसी को भी बताना है तो आप उस एग्जाम्पल को ध्यान में रखकर बताना। तो फेनोमेनोलॉजी का मीनिंग आपको इस तरह से, अगर कॉपी पे नोट करना चाहते हैं तो अगर आप यहाँ से शुरू करेंगे तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। और अगर आप किसी को बताना चाहते हैं तो भी ये थीम दिमाग में बना के रखना, तो बहुत ही अच्छे से आप बता पाओगे। अभी हमने आपको फेनोमेनोलॉजी का मतलब समझाया है। अब हम पढ़ेंगे हर्सल्स के आइडिया को, जो कि बहुत बड़ा नहीं है, इसमें केवल 4 चीज़ें ही इम्पोर्टेंट हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे और उसी के साथ हमारा लेक्चर फिनिश हो जाएगा। तो आप एग्जाम्पल्स को नोट कर लो, इसे नोट कर लो, ये बहुत ही काम आएगा। चलिए अब हम लोग शुरू करेंगे हर्सल के आइडियाज़ को, और उसके लिए हम सबसे पहले जानते हैं इनकी बुक्स को। तो इनकी 2 बुक्स हैं जो ज़्यादातर पूछी जाती हैं। एक तो है फेनोमेनोलॉजी क्राइसिस ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी। ठीक है, एक तो ये बुक है और एक और बुक है दूसरी जो पूछी जाती है, आइडियाज़ जर्नल इंट्रोडक्शन टू प्योर फेनोमेनोलॉजी। ठीक है, तो ये हैं 2 बुक्स, प्योर फेनोमेनोलॉजी पे और एक फेनोमेनोलॉजी एंड द क्राइसिस ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी। तो ये 2 बुक्स पूछी जा सकती हैं इम्पोर्टेंट, वो मैंने बताई। उसके बाद हम इनका जो भी आइडिया पढ़ेंगे वो हमने बताया था केवल 4 प्रिंसिपल हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके आधार पे हम जानेंगे। ठीक है, तो हमारा पूरा लेक्चर इसी पे बेस्ड रहेगा और बहुत ही आसानी से आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हमने लिखा है द बेसिक फिलोसफिकल डायलेमा, इसकी बात करेंगे। तो इसके पहले हमने जो फेनोमेनोलॉजी बताई उसका तो मीनिंग आपको समझ में आ ही गया कि जो भी समाज की वास्तविकता है उसको हम जो भी जानेंगे वो अपने प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर जानेंगे, और यही फेनोमेनोलॉजी का सार है और इसी का हम अध्ययन करते हैं, यही फेनोमेनोलॉजी का केंद्र बिंदु है। ठीक है, तो किसी भी समाज की जो यथार्थता है उसको प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर जानना ही फेनोमेनोलॉजी का सार है। तो अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं द बेसिक फिलोसफिकल डायलेमा, बुनियादी दार्शनिक दुविधा। ये जो 4 की पॉइंट मैंने लिखे हैं, पूरी जो समरी है वो हर्सल की यहीं पे निकल के आती है। तो इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे बुनियादी दर्शन शास्त्रीय दुविधा क्या है। तो उसमें जो हर्सल हैं उन्होंने ये कहा है कि जो एक्सटर्नल रियलिटी है, जो बाहरी वास्तविकता है, उसको जानना ही फेनोमेनोलॉजी का मुख्य केंद्र बिंदु है। अब इसको हम कैसे जानेंगे, उसमें उन्होंने 2 चीज़ों को इंक्लूड किया है, एक तो वही इंद्रियों को और दूसरा उन्होंने मानसिक प्रक्रियाओं को इंक्लूड किया। जो मैंने पहले आपको बताया था बिल्कुल वही इन्होंने बात करी है, तो उसको इंक्लूड किया, प्लस इन्होंने अपने प्रत्यक्ष अनुभव को भी ऐड किया है कि इसके आधार पर हम इस एक्सटर्नल रियलिटी को जानेंगे। तो इन्होंने कहा जो समाज की बाहरी वास्तविकता है वो और कुछ ना होकर बल्कि प्रत्यक्ष व्यक्ति का प्रत्यक्ष अनुभव मात्र है। बाहरी वास्तविकता क्या है? अपने आप में तो कुछ भी नहीं है। समाज जो भी है, जो भी समाज में ज्ञान व्याप्त है उसको व्यक्ति ने बनाया है, व्यक्ति के प्रत्यक्ष अनुभव ने बनाया है, क्योंकि वो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होता रहता। पहले तो किसी को अनुभव हुआ होगा कि ये चीज़ है, तो उस
उसने हमको बताया, फिर हमने उसको फील किया तो उसको हमने आगे बताया। तो यही फेनोमेनोलॉजी कहती है किसी भी चीज़ को हमें एज इट इज़ एक्सेप्ट नहीं करना है। इस बाहरी वास्तविकता का पता लगाने के लिए हमें अपने प्रत्यक्ष अनुभव को मानसिक प्रक्रियाओं के आधार पर जो भी हमें ज्ञान होगा वही ज्ञान हमारा वास्तविक ज्ञान होगा। तो इन्होंने कहा कि वास्तविक ज्ञान क्या है, उसका हमें अध्ययन करना है और क्यों है हमें उसका अध्ययन करना है, और ये जो भी है वो कैसे है हमको ये जानना है, हमें इस वास्तविकता का पता लगाना है। ये सारे सवाल फेनोमेनोलॉजी के अंदर आते हैं। तो ये बात समझ में आई। जैसे इन्होंने कहा हम इसको जानते कैसे हैं, जो भी हमारे प्रत्यक्ष अनुभव होते हैं उसके आधार पर हम जानते हैं, और हर चीज़ को हमें एक दुविधा की तरह, एक संशय की तरह देखना चाहिए। तो उन्होंने कहा जितना ज़्यादा संशय होगा उतना ही ज़्यादा ज्ञान होगा, उतना ही ज़्यादा हमें चीज़ें पता चलेंगी। तो हम अपने जो भी दैनिक लाइफ में जो भी एक्सपीरियंस करते हैं वो हम अपने प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर सीखते हैं, और इस तरह से हम अपनी रियलिटी का पता लगाते हैं। तो क्लियर हो गया, इसमें इन्होंने यही बोला है। उसके बाद जैसे चेतना का लक्षण है जो द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉन्शियसनेस, उसमें उन्होंने कहा कि जो भी कॉन्शियसनेस होती है वो आती कहाँ से, हमें उसका अध्ययन करना है। कॉन्शियसनेस क्या है, चेतना क्या है, तो उन्होंने कहा यही वो क्योंकि दर्शन शास्त्र के शाखा से प्रभावित थे और उन्होंने अपने पूरे ही समरी में चेतना को ही लिया कि चेतना ही सब कुछ है, चेतना हमें बताती है कि क्या है, ऐसे तो कुछ भी नहीं होता। समाज जो है वो चेतनाओं का ही सार है। तो इसमें इन्होंने कहा कि जो लाइफ वर्ल्ड है, जो जीवन जगत है, उसमें जो दिन प्रतिदिन की घटनाएं होती हैं उससे हम सीखते हैं। दिन प्रतिदिन की घटनाओं के आधार पर हम समाज को समझने की कोशिश करते हैं। इन्हीं घटनाओं से हमको पता चलता है कि रियलिटी क्या है, और अगर ये घटनाएं घटित नहीं होंगी तो हमें पता नहीं चल पाएगा। जैसे हमने बताया, अगर वो बच्चा टच नहीं करेगा तो वो नहीं समझ पाएगा इसकी रियलिटी क्या है, या एग्ज़ाम में जब तक आप नहीं बैठोगे आप नहीं समझ पाओगे एग्ज़ाम की रियलिटी क्या है। तो दिन प्रतिदिन की घटनाएँ हमें बताती हैं कि समाज में जो भी घटित हो रहा है वो क्यों हो रहा है, और उसको हम कैसे समझते हैं, अपनी चेतना के आधार पर समझते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल में बताएं कि घर में जो भी रहता है, मान लो होली दिवाली जो हम मनाते हैं वो हमारे दिन प्रतिदिन की घटनाएं हैं, उनसे हम सीखते हैं। जब होली आएगी तो हम लोग कलर खेलेंगे, दिवाली आएगी तो हम दीपक जलाएंगे। ये हम कहाँ से सीखते हैं, समाज से सीखते हैं, दिन प्रतिदिन की घटनाओं से सीखते हैं। जो भी समाज में होता है वो जो भी ये जीवन जगत है उसका अध्ययन हम समाज में रहकर अपनी चेतना के आधार पर, अपनी मेंटल प्रोसेस के आधार पर करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने बताया। और जैसे मान लो हम सीखते हैं कि जब भी घर में कोई शोक होगा तो हमें किस तरह से रहना है, कोई शादी ब्याह होगा तो हमें क्या करना है, मनोरंजन होगा तो हमें क्या करना है, ये सब हम कहाँ से सीखते हैं। ये सब हमारा दैनिक जीवन है, जीवन जगत है, और इससे हम सीखते हैं कि हमें क्या करना है। और हम सीखेंगे कैसे, अपनी चेतना के आधार पर, अपने अनुभव के आधार पर, अपनी इंद्रियों के आधार पर। तो जब भी हम हर्षण को याद करेंगे तो हमें इन तीन चीज़ों को नहीं भूलना है। बार बार हम इन तीन चीज़ों को क्यों बता रहे हैं, ताकि आपको एकदम रट जाए। तो इनकी जो भी पूरी थ्योरी है वो इन्हीं पे बेस्ड है। तो क्लियर हो गया। और इन्होंने कहा ये चेतना के लक्षण जो हैं वो कहाँ से मिलते हैं, तो ये समाज से मिलते हैं। इनकी क्या वास्तविकता है, तो ये मेंटल प्रोसेस से मिलते हैं। ऐसे कहीं लिखा हुआ नहीं है कि ये है तो ये है, आप खुद आपको लगेगा तो ही आप वो चीज़ मानोगे। क्लियर। उसके बाद इन्होंने कहा प्राकृतिक अनुभववाद की आलोचना। तो क्रिटिक किया है नेचुरलिस्टिक एम्प्रेसिज्म। तो नेचुरलिस्टिक एम्प्रेसिज्म क्या है, जो साइंस है वो क्या करती है, वो इन चेतना के आधार को नहीं मानती, बल्कि वो क्या करती है, इनको एक तथ्यों के आधार पर देखती है। यानी वो कहती है जो समाज बना है वो किससे मिला है, मिलके बना है, इन तथ्यों से मिलकर बना हुआ है। तो इसका इन्होंने क्या किया, क्रिटिक किया। उन्होंने कहा समाज तथ्यों से मिलकर कैसे बना है। समाज में तो बहुत सारे व्यक्ति हैं, डिफरेंट व्यक्ति हैं, डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ हैं, और इन तथ्यों में क्या होता है, इसमें हम नाप तोल करते हैं कि इतना केमिकल है, इतना इसको मिलाओ, इतना इसको मिलाओ तो ये हो जाएगा। तो इन विचारों को, इन अनुभव को
और जो भी व्यक्ति के पर्सनल एक्सपीरियंस हैं उनको हम कैसे नापेंगे? बताओ कि तुम्हारा विचार 1 किलो है, तुम्हारा अनुभव 2 किलो है, तो ये इतना होगा, कैसे होगा? आप खुद ही सोचो ये कैसे हो सकता है। तो और वो भी एक व्यक्ति हो तो हम नाप भी लें, हज़ारों व्यक्ति हैं, सबकी डिफरेंट आइडियाज़ हैं, तो हम कैसे उसको नापेंगे? तो इन्होंने कहा जो समाज है उसमें हम विचारों को, व्यवहारों को नाप तौल के आधार पर नहीं समझ सकते। सोसाइटी को फैक्ट के आधार पर हम कैसे समझेंगे? जो नेचुरलिस्टिक बताते हैं कि समाज हमारा फैक्ट से मिलकर बना है और इसके आधार पर हम आइडिया डेवलप करते हैं, तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं है। समाज में अगर हमें समाज में रह के जीवन जगत का अध्ययन करना है, इस जीवन जगत का अध्ययन करना है कि शादी में कैसे रहना है, शोक में कैसे रहना है, तो हम कैसे नापेंगे? नाप तौल के आधार पर नहीं समझ सकते। इसको हम कैसे समझेंगे? चेतना के आधार पर, अनुभव के आधार पर, इंद्रियों के आधार पर हम इसको ऐसे समझेंगे। तो क्लियर हो गया। इसलिए इन्होंने इसका क्रिटिक किया कि हम अगर इसी मेथडोलॉजी को फॉलो करके सोसाइटी का अध्ययन करेंगे तो हमारा क्लियर नहीं हो पाएगा रिजल्ट। और उसके बाद है समाज विज्ञान का दार्शनिक विकल्प, द फिलोसफिकल अल्टरनेटिव टू सोशल साइंस। तो यहाँ पे क्योंकि इन्होंने फिलोसफिकल दार्शनिक की बात की और दार्शनिक का मतलब ही है सीधे अनुभव से होता है, अनुभव इंद्रियों से, तो बार बार उसको अब तो समझ में आ ही गया होगा क्या एक्सप्लेन करना। मैंने यहाँ पे 3 की पॉइंट मेंशन किए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो इसमें इन्होंने एसेंस ऑफ कॉन्शियसनेस की बात करी है, यानी जो चेतना है उसका सार, चेतना के सार की बात करते हैं। और ये इम्पोर्टेंट है, कहीं पूछ ले कि किसने चेतना के सार की बात की है, तो ये चेतना की सार की बात करते हैं कि जो चेतना है उसका सार इम्पोर्टेंट है। चेतना हमारी क्या कह रही है किसी भी फैक्ट के बारे में या किसी भी विचार के बारे में, जो भी हमारी चेतना हमको बताएगी, जो हम अपने एक्सपीरियंस के आधार पर सीखेंगे उसी को हम मानेंगे और उसी से हमें जीवन जगत में जो भी दिन प्रतिदिन की घटनाएं घटित होती हैं उनका अध्ययन करते हैं। तो ये हो गया। दूसरा उन्होंने कहा इसमें ये जो चेतनाएं हों उनका अध्ययन हम ऐसे नहीं कर सकते जब तक मेंटल प्रोसेस नहीं इंक्लूड होंगे, जब तक दिमाग नहीं होगा, क्योंकि हम अपने दिमाग के आधार पर चीज़ों को समझते हैं। जैसे हमने बताया कि किसी भी चीज़ को आपको समझना है तो आप नहीं, आपका दिमाग बताता है कि ये सही है, ये गलत है। कौन बताता है? दिमाग बताता है ना। दिमाग नहीं होगा तो कैसे समझेंगे? तो दिमाग ही बताता है, माइंड बताता है आपका। तो इसके लिए उन्होंने कहा प्योर माइंड की आवश्यकता होती है, प्योर माइंड के बिना हम नहीं समझ सकते। तो चेतनाओं का सार कैसे समझेंगे? दिमाग से समझेंगे। उसके बाद उन्होंने कहा एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी ऑफ कॉन्शियसनेस, जो इन्होंने कॉन्शियसनेस के एक अमूर्त सिद्धांत दिया है, चेतना का अमूर्त सिद्धांत, यही इनकी आलोचना का आधार बना। क्योंकि अब चेतना को तो ऐसे वो हमें दिखती नहीं है, वो मेंटल प्रोसेस है, तो मेंटल प्रोसेस की स्टडी करते हैं। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी ऑफ कॉन्शियसनेस है, इसको समझना पड़ेगा। और समझेंगे कैसे? अपने इंद्रियों से, अपने अनुभव से। तो उससे जो हम सीखेंगे वही हमारे लिए रियलिटी होगी और वास्तविकता को हम पता ऐसे लगाएंगे। तो मेन जो इनके जो समरी है इनके जो भी आइडिया का, वो यही है कि वास्तविकता का पता लगाने के लिए अपनी इंद्रियों का, अनुभव का और मेंटल प्रोसेस का यूज़ करना, जो मैंने सबसे पहले लेक्चर में आपको बता दिया था। 3 की पॉइंट याद रखना है और आप बहुत ही आसानी से हर सेल को कंक्लूड कर पाएंगे। तो इसी आधार पे इनकी आलोचना हुई। और आज आलोचना किसने की? टर्नर ने की। उन्होंने कहा कि ये जो एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी ऑफ कॉन्शियसनेस है वो ही इनके जो सिद्धांत की है वो कमी है, क्योंकि हम हर चीज़ को एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी ऑफ कॉन्शियसनेस के आधार पर नहीं समझ सकते। तो किसने क्रिटिक किया? टर्नर ने। क्या पता क्रिटिक पूछ ले। तो इस तरह से आपने इन चारों ही चीज़ों को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही शॉर्टकट में समझने की कोशिश की। हालांकि बहुत एलेबोरेट करें तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा और बहुत बड़ा है, लेकिन मेन जिस्ट यही है। तो मैंने बहुत शॉर्टकट में समझाया ताकि आपको ये 3 चीज़ें समझ में आ जाए। और ये 3 चीज़ें समझ में आ गई तो आप हर्सल के आइडियाज़ को बहुत अच्छे से बता सकते हैं। और इनकी 2 बुक हैं, फिनोमेनोलॉजी एंड द क्राइसिस ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी, और है आइडिया जर्नल इंट्रोडक्शन टू प्योर फिनोमेनोलॉजी। ठीक है, तो ये 2 बहुत ही आपके काम आएंगी, इनको नोट कर लीजिएगा। और इसी के साथ साथ जो भी इनका हर्सल का आइडिया था वो मैंने बहुत ही शॉर्टकट में समझाने की कोशिश की, फिनोमेनोलॉजी भी समझाने की कोशिश की। एंड आई होप आपको भी बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में समझ में आया होगा। अगर थोड़ी सी भी वीडियो यूज़फुल या कंटेंट रिलायबल लगता है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अब नेक्स्ट हम लोग करेंगे अल्फ्रेड सूस के आइडियाज़ को। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।